नमस्कार और मैं हूं चेतन भगत। और क्या आप इस कैंपस को पहचानते हैं? आपको मालूम है ये कैंपस उस कॉलेज का है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि देश का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है। जी हाँ, हम हैं मिरांडा हाउस में जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो आप बोलेंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं एबीपी न्यूज के साथ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार शो लेके आया हूँ इस मजेदार चुनावी सीजन में, जिस शो का नाम है वोट भविष्य का। भविष्य बोले तो यूथ ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का भविष्य है, फ्यूचर है, और भविष्य यहाँ पे पड़ता है। ये देखिए, ये है यहाँ के स्टूडेंट्स मिरांडा हाउस के, जो इंडिया का यूथ है, इंडिया का भविष्य। आप सब मिरांडा हाउस के स्टूडेंट्स हैं। आप तो बहुत अच्छी पढ़ाई में होंगे, इतने टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, राइट? तो आज हम आए हैं आपसे जानने के लिए कि जो भविष्य है हमारे देश का, वो कैसे वोट देता है, कैसे समझता है इस पूरे इलेक्शन को, इस डेमोक्रेसी सीजन को। इसकी हम डिस्कशन करेंगे ऑडिटोरियम में। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां चले, ठीक है? अरे यार, यहाँ हमारे पूरा लोकतंत्र की डिस्कशन हो रही है और आपको सेल्फी लेने की पड़ी है। चलिए एक सेल्फी लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। कौन लेगा? कौन लेगा? मैं लेता हूँ। किसके हाथ लंबे हैं? कानून के, और उसके बाद हमारे, ठीक है? और ये हमारी सेल्फी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वोट भविष्य का, वोट एक्चुअली अभी हो रहा है, भविष्य यहाँ पे मतलब है फ्यूचर ऑफ इंडिया, और भविष्य इस कमरे में बैठा है। ऑल यू स्टूडेंट्स, एक इंडिया के टॉप कॉलेज मिरांडा हाउस में हम हैं, और आप लोग इस देश का भविष्य हो। इसलिए सब लोग ये जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि आप लोग कैसे सोच रहे हो। हम लोगों ने तो सोच लिया अपने टाइम में, अब आप लोग जैसा सोचोगे देश वैसा जाएगा। सो उसके लिए हम यहाँ आए हैं, और हमारे पास एक बहुत ही कमाल का पैनल है। पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को। हाय सर। इनके साथ हैं इनके बेस्ट फ्रेंड आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं, श्रीमान विजय त्रिवेदी जी जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे पास हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ हैं बहुत ही ब्राइट इंडिया के बच्चे। तो वी हैव सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम देयर। और आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। ओपनिंग के लिए, सिर्फ ओपनिंग के लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जो हैं, ये ओपिनियन पोल नहीं है, कि जो इस वक्त सरकार की पोजीशन है, मोदी सरकार, संसद और राजनीति में महिलाओं का, ये डेटा मेरे सामने टीम ने दिया है कि कितनी परसेंटेज पोजीशंस विमेन के पास है, कितनी परसेंटेज जो पोजीशंस हैं वो महिलाओं के पास है। तो कैबिनेट में 7%, संसद में 13%, लोकसभा में 15%, राज्यसभा में 16%, और लोकल बॉडीज़ में 44% यानी 44%। यानी अगर आप कैबिनेट लेवल पे देखें, अगर देश में कैबिनेट के 100 मंत्री हैं तो उसमें से 7 महिलाएं हैं, और अगर लोकल बॉडीज़ में जाए तो वो 44% तक हो जाता है। पॉपुलेशन वाइज तो विमेन 50-50 ही होता है, मैन एंड विमेन का। तो जब भी ये आंकड़े 50 से दूर होते हैं तो एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, क्या ये सही है, क्या इसको इम्प्रूव करना है? तो लेट अस स्टार्ट विद द बीजेपी पर्सन बिकॉज दे आर इन गवर्नमेंट राइट नाउ। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है इन नंबर्स को देख के, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर क्या करना था माननीय प्रधानमंत्री जी को तो इसको सोचना है। तो आप देखिए 15 अगस्त 2014 को जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया था, तो 2 ऐसे मुद्दे उठाए थे जो राजनीतिक पंडितों ने कहा इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, नॉन पॉलिटिकल मुद्दे। एक स्वच्छ भारत अभियान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर गौर से देखें तो ये दोनों ही मुद्दे महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए थे। आज इस समय भारत में मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या पूरे इतिहास में सबसे अधिक है। और आपने कैबिनेट कहा तो मैं बताना चाहता हूँ, कैबिनेट की सबसे पावरफुल कमेटी कौन सी होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जो तय करती है कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो देश में युद्ध कब होगा, इवन एटम बम का यूज कब होना वो भी कब यूज होता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा 4 ही लोग होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मोदी सरकार में पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में कोई महिला शामिल हुई जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी। सर क्या तैयारी करके आए हैं वो? आलोक शर्मा जी, वो तो कह रहे हैं बहुत कुछ हो गया, अभी सब कुछ हो ही गया। बहुत कुछ हो गया, लेकिन अपने दल की नेता आज तक 1925 के आसपास से आज तक किसी एक महिला को बीजेपी की अध्यक्ष नहीं बना पाए ये लोग। इस देश ने महिला प्रधानमंत्री को भी देखा, राष्ट्रपति को भी देखा, लोकसभा अध्यक्ष को भी देखा,
तमाम बड़े बड़े पदों पर महिलाएं पहले भी मोदी जी के आने से पहले सुशोभित हुई हैं, ये सच है। लेकिन इस बार क्या देखा 10 साल में, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और फिर कुलदीप सेंगर देखा, चिन्मय आनंद देखा, फिर पहलवान बेटियां देखी हमने, और अभी रिसेंटली प्रज्वला रवन्ना देखा हमने कि 3000 केसेस, और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे थे। बीजेपी के तमाम नेताओं को पता था कि क्या हुआ है। हम महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं और मोदी जी और उनके तमाम लोग नारा तो बेटी बचाने का करते हैं, लेकिन हाथरस की बेटी को बचा नहीं पाते। आलोक जी, आपकी बात आपने रखी, थैंक यू। क्योंकि हम आज लोग बच्चों को सुनने आए हैं, और ये तो ऐसा कॉलेज है जहाँ 100% वुमेन है। तो और हम 2 एंकर हैं, एक 50% मैन और 50% वुमेन है। शिरिन वहाँ पे हैं। शिरिन, आई वांट कि आप इनसे भी पूछे, इनको क्या लगता है, डू दे फील कि चलिए कैबिनेट छोड़ दीजिए, लोकसभा 15%, राज्यसभा 16%, राइट, विमेन, इज इट एन इम्प्रूवमेंट? 2 तरीके से देखने के, कि पहले से बेहतर है या फिर लगता है नहीं अभी भी 50% से तो बहुत कम है। बिल्कुल सही आपने कहा चेतन। और देखिए, जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा कि हम उस कॉलेज में इस वक्त खड़े हैं जहां से देश का भविष्य निकलता रहा है, और आज हमारे साथ ये आधी आबादी है, हमारे देश की शक्ति है, और ये आज हमें बताएंगे कि आखिर इनके मन की बात क्या है। महिलाओं को लेकर देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं और आप मुझे बताइएगा कि खड़े हो जाइए प्लीज, आप लीजिए। मैम, आस्था भसीन फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली से आप हैं, राजनीतिक बहुत दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। ये बताइए, वाकई महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी बढ़ी है? आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं? यस मैम, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे कोई और इस बारे में बात करना चाहे? आप बताइए। आप? मेरा नाम माया है, मैं राजस्थान से हूँ। क्या लगता है आपको कि महिलाओं को लेकर सिर्फ राजनीति होती है या वाकई उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ी? भागीदारी बढ़ी है। कोई और आगे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्लीज उठिए। मैं पटना बिहार से हूँ। बेशक वो 15% महिलाएं बैठी हैं लोकसभा में, पर सवाल ये भी है कि वो 15% भी किस बैकग्राउंड से आती है। मोस्टली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है। मैं बिहार से हूँ, एनडीए ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है, दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। तो ये भी देखना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या मासेस में से उठ के जा रही है लोकसभा या नहीं जा रही है। शुक्रिया। आपको लगता है? ये सवाल उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारे यहाँ जितनी भी महिला नेता आई हैं वो सब फर्स्ट जनरेशन हैं, यानी वो अपनी क्षमता पर उभर के आई हैं। सुषमा स्वराज जी हों, निर्मला सीतारमण जी हों, स्मृति ईरानी हों, उनमें से कोई किसी की बहू, बेटी, पत्नी और इस बेस के ऊपर चुन के नहीं आई। ठीक है, लेकिन सर अब क्योंकि ये बात आई गई है, अगर आपको 50% से पहुंचना है, पहले तो उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, पहले तो उन्हें टिकट मिलेगी तो कोई चांस है पार्लियामेंट में जाने का। तो लेट्स लुक एट द डेटा अगेन। ये भी डेटा है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं है इसमें। 2014 में कितने मेजर पार्टीज़ ने कितनी विमेन को टिकट्स दिए, उसमें से कितनी जीती? तो बीजेपी ने 38 विमेन को टिकट्स दिए थे 2014 में, उनमें से 30 जीत गए थे। सो दैट मीन्स कि विमेन वन अराउंड 79% ऑफ द सीट्स। उसी इलेक्शन में 2014 की बात हो रही है, तो कांग्रेस ने 60 विमेन को टिकट्स दिए थे, उनमें से लेकिन 4 ही जीती थी, तो 6.6% विन रेट था। 2019 में सेम डेटा देखें तो विमेन ने बीजेपी ने 55 विमेन को टिकट्स दिए थे इंस्टेड ऑफ 38, उसमें से 41 जीती थी जो कि 75% रेट था, और कांग्रेस ने 54 को दिए थे, उसमें से 6 जीती थी, जिसमें से विच इज़ लाइक अ 11% विन रेट। तो ये तो सर आपका टिकट एलोकेशन है। ये do you think this has to improve? Do you think it is good? BJP went from 38 to 55, वो है, I don't know the 24 का डेटा अभी, क्योंकि अभी चल रहे हैं इलेक्शन। आप पहले बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है गठबंधन की सरकारें हैं, एनडीए में क्योंकि ज़्यादा बड़ा घटक दल बीजेपी रहा तो स्वाभाविक है कि उसके हिस्से में ज़्यादा सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 38 की जगह 60 सीटें महिलाओं को दी। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया, पूरा नारा दिया गया, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद विनेबिलिटी कम रही, लेकिन हमें कोई पश्चाताप नहीं। और आज 44% अगर लोकल बॉडीज़ में महिलाएं हैं, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत में जो भागीदारी है महिलाओं की वो बढ़ाई गई। मैं समझता हूं कि ये संख्या और बढ़नी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है,
क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या देश के गृह मंत्री ने, आप घर जाकर गूगल कीजिएगा कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी एक सेंटेंस बोला हो? ये वही भाजपा थी जो कहती थी निर्भया केस में कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। आज मैं पूछना चाहता हूं कि निर्भया फंड का इस्तेमाल क्या एडवर्टीजमेंट के लिए हो रहा है? हमने तो निर्भया का इलाज भी कहां कराया? सिंगापुर में। लेकिन हाथरस की बेटी को मिट्टी का तेल और डीजल डालकर जला दिया गया रात को 2 बजे। तो जो लोग आज कहते हैं कि हम बेटियों की रक्षा करने के लिए आते हैं, मैं यही कहूंगा कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बीजेपी भी क्या जाने महिलाओं का सम्मान। ठीक है सुधांशु जी, ये बात हम टिकट्स की कर रहे थे और बहुत कुछ मिक्स हो रहा है। थिंग इज की बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, फ्रॉम फीमेल फीटिसाइड टू सेफ्टी ऑफ विमेन टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। बात का मैं सीक्वेंस से जवाब दे देता हूँ। इन्होंने पहले कहा कि 2022 के यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% सीटें दी। अब सुनिए, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड का भी चुनाव हो रहा था, पंजाब का भी चुनाव हो रहा था, गोवा का भी चुनाव हो रहा था। जहां कांग्रेस वाकई में लड़ रही थी वहां नहीं कहा 40% देंगे। यूपी जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, वहां कहा खाली थाली दे देंगे, जहां 2 सीटें जीत के आए। अरे मैं ईमानदारी से मानता, आप कहती पंजाब में भी देंगे, उत्तराखंड में भी देंगे, वहां पे नहीं। और देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, राहुल गांधी जी तो आ गए रायबरेली से और प्रियंका गांधी जी को मना कर दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी हकीकत ये हो गई कि मैं लड़की हूं इसलिए नहीं लड़ सकती हूं और वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। ठीक है, अब दूसरी मैं बता दूं जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि संवेदनशीलता किसके अंदर होती है। तो इतना मैं बताना चाहता हूं, क्राइम होने के बाद उस पर कार्रवाई और उस पर प्रतिक्रिया, ये उस व्यक्ति के साथ खड़े जिसने उत्तर प्रदेश में कहा था समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, जब रेप के बाद बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। इनका राजस्थान में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर शांति धारीवाल ने खड़े होकर हंसते हुए कहा था, जब कहा गया एनसीआरबी के डेटा में राजस्थान में रेप में सबसे आगे, तो कहते रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। आलोक सर नहीं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं, आप बड़ा उत्तर देना सर। 1 मिनट रुको, बारी है। हम देखिए सर, मैंने कहा था ना जब कंफ्यूज हो गए तो हम आपके पास आएंगे। ये उनका बता रहे हैं, ये उनका बता रहे हैं, आप जरा कंफ्यूजन क्लियर करिए, ये क्या चल रहा है। और विजय सर इस पर बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि सर कहा यह जाता है ना कि जिससे महिलाओं का वोट उसकी जीत संभव, पक्की बल्कि, लेकिन ये आधी शक्ति को पूरी शक्ति कब? देखिए, आधी शक्ति पूरी शक्ति बनाने की कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी डिबेट एक्चुअली क्या है, दोनों विद्वान आपके पास प्रवक्ता आए, आलोक जी और सुधांशु जी, लेकिन दोनों को मिला लेंगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर साफ हो जाएगी। होना क्या चाहिए था कि आलोक जी को भी याद रहता कि संदेश खली में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ और उस पर उनका क्या रिएक्शन है, और सुधांशु जी को भी याद होता कि मणिपुर में क्या हुआ और कैसरगंज में क्या हुआ। लेकिन वो क्या है, दोनों की याददाश्त में थोड़ा सा फर्क है। मैं जवाब दे दूं? जहाँ पर जिसकी सरकार होती है, एक बार मैं बोल देता हूँ, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बहुत बात हुई यहाँ पर, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। सुधांशु जी की सरकार ने वो बिल पास कर दिया, आलोक जी ने बताया कि राज्यसभा में पास कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 2010 में राज्यसभा में जो बिल पास हुआ वो 2014 तक सरकार रहने के बाद लोकसभा में क्यों नहीं पास हुआ? क्योंकि सरकार बचाना जरूरी था महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय। ठीक है, और वहाँ पर जो है 2023 में जब बिल पास किया सुधांशु जी ने, तो उसको जो ओबीसी का रिजर्वेशन की बात को लेकर बिल इतने साल से अटका हुआ था, उस पर चर्चा नहीं की और उस बिल को 2024 से नहीं लागू किया। अब वो बात कर रहे हैं 2029 की, लेकिन 2029 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब डिलिमिटेशन हो जाएगा सर, तो हम आएंगे 88 सीट हो जाएगी। उस टॉपिक में आऊंगा। बोल देता हूँ, 888 सीट हो जाएगी, तो पुरुषों के लिए 513 सीटें बची रहेगी। यानी पुरुषों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, महिलाओं का रिजर्वेशन हो तब भी। चंद्रचूड़ सर भी हमारे साथ हैं, और सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि देखिए, महिलाओं को सशक्त तो करते रहेंगे, पहले खुद मजबूत हो जाएं और उनकी आड़ में, उनकी ओर। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा पे जाए तो आप देखेंगे कि पिछले 5-7 वर्षों में उसके पहले के वर्षों के बनिस्बत कई सूचकांक पर आप देखेंगे प्रगति हुई है। उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कहना चाहिए वो ये है कि लगभग आज़ादी के बाद जितने भी विधायिका के लोग सदस्य बने, लगभग 56-57 हज़ार लोग उसमें आए, विधायिका के सदस्य हुए, और ये संसद और राज्य की विधानसभाओं की सदस्यता को मिलाकर मैं कह रहा हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज भी 2,000-2,500 से ज़्यादा महिलाएं उसमें नहीं आई।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।